मातरंग में आपका स्वागत है। अपनी इस खास पेशकश आज का दौर और प्रेमचंद लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज की अपनी इस कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों को मंच पर उतारने में क्या मुश्किलें आती हैं। यानी प्रेमचंद की कहानियों पर ढेर सारे नाटक खेले गए, उनकी कहानियों पर फिल्में बनी, तो इन नाटककारों को या फिल्मकारों को इन कहानियों को जो उस दौर में लिखी गई हैं आज के संदर्भ में लाने में या उन पात्रों को सजीव उतारने में क्या मुश्किलें आती हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं जाने माने रंगकर्मी और अस्मिता थिएटर ग्रुप के संस्थापक अरविंद गौड़। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे अरविंद जी कि प्रेमचंद की कहानियों में आपको ऐसी कौन सी खास बात नज़र आती है कि लगता है कि चलो इस पे नाटक करते हैं और इसे मंच पर उतारते हैं। ऐसा क्या खास है प्रेमचंद में? प्रेमचंद का जो समय था, जिस समय में दौर में कहानी लिखी गई और आज के इस दौर में निसंदेह आज़ादी और उसके बाद की स्थितियाँ, प्रगति, विकास, दुनिया बदल गई है, तमाम चीज़ें बदल गई, इकोनॉमिक सिस्टम बदल गया, वो सब कुछ है। लेकिन जो मूल स्थितियाँ हैं, जो हमारी सामाजिक स्थितियाँ हैं, जो व्यक्ति के अंदर की स्थितियाँ, जो समस्याएं हैं, गरीबी की जो समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे सवालात हैं, चाहे गांव के, शहर के हो, हमारे अंतर्मन के हों या हमारे पूरे सामाजिक ढांचे के हों, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई नहीं देता है। थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके नए नए चेहरे, नए स्वरूप सामने आ गए हैं। जैसे नमक का दरोगा जो कहानी है, उसमें ईमानदारी से वो उनको पकड़ता है, लेकिन उसके बाद वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये आज पूरी तरह आज भी दिखाई देता है कि ईमानदार जो व्यक्ति होता है उसको समाज में किस तरह से, सिस्टम में न्यायपालिका किस तरह से उसको उसी को सजा दे देती है। तो ये प्रेमचंद उसको आगे रखा, प्रेमचंद ने उसको एक आदर्शवाद में लेकर गए कि वो आकर उसके पास अपने नौकरी का ऑफर देता है। लेकिन स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं। कहीं पर न्यायपालिका हो, सामाजिक ढांचा हमारा पूरा हो, या यहाँ तक आर्थिक स्थितियाँ भी हों, सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। बहुत पैसा आ गया, प्रगति हुई है, अब मशीनें आ गई हैं, मोबाइल आ गए, व्हाट्सएप आ गया, सब कुछ हो गया है। लेकिन आप अगर हम गुल्ली डंडा कहानी खोलें, गुल्ली डंडा कहानी के अंदर भी क्या है, दो दोस्त हैं जो बचपन में बराबर खेल रहे हैं, लेकिन जब बड़ा होकर एक ऑफिसर बन जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। तो वहाँ पर जब ऑफिसर उसका गुल्ली डंडा खेलने लगता है तो उसको पिदाने लगता है, और वो पिदता है क्योंकि उसको पता है बड़ा सांप है, जानबूझ के होता है। तो ये जो उसके छोटे होने से बड़े होने तक की जो पूरी मानसिकता है, वो कहाँ से, सामाजिक आर्थिक और पावर का है। लेकिन अगले दिन वो उसी को दिखता है कि वो जो है उतनी ताकत से खेल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो प्रेमचंद की कहानी के अंदर वो बहुत रिलेट होती हैं, और यही शायद मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत भी है। एक उनकी बहुत अच्छी कहानी है बूढ़ी का की। उसके अंदर भी घर की स्थितियाँ, मनस्थितियाँ, धीरे धीरे कैसे बुजुर्ग की उपेक्षा हो जाती है, फिर कैसे उनका मन कैसे, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत छोटी छोटी डिटेल उसके अंदर है, वो हमारे आसपास आज भी है। तो कहीं भी कहानियों में हम ये हर कहानी को सोचें कि वो आज की खबर बन जाएगी, ये संभव नहीं है। आज की खबर कल की कहानी बन सकती है या उसमें से, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी खबर नहीं होती। कहानी जो है आपको एक एहसास दिलाती है, उस संवेदना से निकालती है, उस अनुभव से निकालती है, आपको उन दौर से चीज़ों से करती है, और हर पाठक का एक अपना अनुभव होता है जो पाठक अपने अनुभव को अंदर लेता कहानी पढ़ने के बाद। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक, आज क्या हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो कहानी लिखी वो कहानियाँ उस दौर में बहुत ही ताकतवर कहानी थी। प्रेमचंद की जो कहानियाँ आज़ादी और पूरे आंदोलनों को लेकर लिखी गई, उन कहानियों को जिस तरह से बैंड किया गया, और वो बहुत बड़ा था। उस दौर के कितने लेखक प्रेमचंद के आसपास भी आ पाते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है, प्रेमचंद ने कुछ और बनने की कोशिश नहीं की। प्रेमचंद ने प्रेमचंद की तरह ही लिखा, और बिल्कुल उसी तरह मंटो ने मंटो की तरह लिखा। तो ये मुझे दो लेखक, हमेशा दोनों लेखकों के बीच में मुझे बहुत संबंध मुझे लगा, व्यक्तित्व से रिलेट करता हूँ। एक तरफ प्रेमचंद है, एक तरफ मंटो है।
और ये दोनों प्रेमचंद हमारे जो आदर्शवादी यथार्थवाद है उसके उस दौर में उस तरह से कहानियाँ लिखते हैं कि जो हमारे आसपास हो रहा है लेकिन उसके बीच में से क्या होना चाहिए इसका जवाब भी दे देते हैं। मंटो यथार्थ का जो ये है हकीकत का नंगापन सामने ला देते हैं। तो ये दोनों लेखक किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ने बहुत ज़रूरी है, रेलिवेंट ज़रूरी है। दुर्भाग्य क्या हुआ है कि बहुत सारे बाद के लोगों ने इन दोनों के बीच में लिखने की कोशिश की, वो अपने आप के आसपास नहीं आ पाए। वो यथार्थवाद के रियलिज्म के रियलिस्टिक होने के चक्कर में और बहुत सारी कहानियों को तो यथार्थ तो दिखा गए लेकिन उसका जो जिस तरह उसकी आप जो जैसे पोस्टमार्टम मंटो करते हैं, मंटो ने इसलिए मंटो आज भी रेलिवेंट है, प्रेमचंद इसलिए रेलिवेंट है। प्रेमचंद साथ साथ आपके साथ साथ बहुत सवालों के जवाब भी देते हैं, आपको कहीं ना कहीं उम्मीद देते हैं। मेरे लिए प्रेमचंद उम्मीद के लेखक हैं और ऐसे लेखक हैं जहाँ पर आप आशावाद लेते हैं, उम्मीद लेते हैं और संघर्ष के बीच में भी जीवंतता उनकी जो है आपको कहीं ना कहीं लड़ने के लिए ताकत देती है। उनके चरित्र आपको एक अंदर से मजबूत करते हैं और मंटो आपको सजग करते हैं, मंटो आपकी दृष्टिकोण को और ज़्यादा तीक्ष्ण करते हैं। तो ये दोनों लेखक मुझे बहुत पसंद है और ये हमेशा रहेंगे क्योंकि प्रेमचंद बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं और इसलिए प्रेमचंद चाहे नाटक हो, चाहे साहित्य हो, चाहे रंगकर्मी हो, उनके लिए पाठशाला की तरह है और वहाँ से हम सीखते रहेंगे। और इसलिए मैंने अपने तमाम रंगकर्मियों को प्रेमचंद मंटो को पहले पढ़ाकर फिर बाकी लेखकों की तरफ उसके बाद हम जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का जब आप नाट्य रूपांतरण करते हैं, उनको मंच पर लाते हैं, तो आपको क्या ऐसी मुश्किल आती है कि उसे कैसे उसी तरह आप मंच पर उतार सकें, या फिर उन कहानियों को मंच पर लाते समय आपको लगता है क्या कि वो उन कहानियों से हम पूरी तरह न्याय कर पा रहे हैं, उसके कथ्य को उसी तरह लोगों के सामने पेश कर पा रहे हैं? दिक्कत नहीं आती बल्कि प्रेमचंद आपको चुनौती देते हैं। प्रेमचंद की सारी कहानियाँ निर्देशक के लिए और अभिनेता के लिए एक नई तरह का दृष्टिकोण लेकर आती है और ज़िंदगी को, समाज को, राजनीति को, अर्थशास्त्र को और सामाजिक ताने बाने को समझने में बहुत मदद करती है। और ये इसलिए हम उसका जब अडेप्टेशन करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मूल कहानी को वैसा का वैसा रहने दें, उसमें ज़्यादा छेड़खानी ना करें और इसलिए हम अडेप्टेशन कम, कहानी को वैसे ही करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं क्योंकि कहानी का जो मूल है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं हमारे अडेप्टेशन के क्राफ्ट में वो गुम ना हो जाए। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको ना बदलें और कहीं ना कहीं उसी के अंदर नई अर्थों को तलाश करने की कोशिश करें। जैसे मुझे इन दिनों एक कहानी बहुत ही ज़्यादा मेरे बार बार याद आई प्रेमचंद की, जो उनकी कहानी मंत्र, जिसमें एक डॉक्टर है और वो एक गरीब व्यक्ति के लड़के को देखने के लिए मना इसलिए कर देता है कि उसको गोल्फ खेलने जाना है। लड़का मर जाता है, बाद में डॉक्टर का लड़के को जो है सांप काटता है। तो वो किस तरह से बूढ़ा आदमी अपने मन के साथ उसको द्वंद्व चल रहा है कि वो उसको बचाने जाए न जाए। जब सब कुछ निराशा आ जाती है तब वो व्यक्ति जाकर, बूढ़ा व्यक्ति अंधेरे में जाकर उसको इलाज करता है और उसको दोबारा से सांप का जहर उतार के वापस चुपचाप चला आता है। ये कहानी मुझे क्यों याद आ रही थी क्योंकि पूरा कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में जिस तरह हमारे एथिक्स काम करते हैं, किस तरह से पूरा सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गरीब अमीर और ये पूरा जो शोषण का पूरा तंत्र खड़ा हो गया है, जहाँ पर इंसानियत बहुत बाद में आ रही है, पैसा पहले आ रहा है, रुतबा पहले पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे प्रेमचंद की कहानी मंत्र मुझे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगी। तो प्रेमचंद कहीं ना कहीं ऐसे ज़िंदगी को रिलेट ऐसे कर देते हैं कि आप जो गरीबों के इलाज नहीं है और अमीर लोग सारे संपन्न हैं, या जो डॉक्टर्स भी जो संपन्न लोग हैं उनको ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये एक अपने आप में कहानी कहीं ना कहीं मुझे पूरे दौर में बार बार मुझे याद आई। तो जब मैंने मंत्र को 1 साल पहले किया था अपने वर्कशॉप में, तब की मंत्र में, लेकिन आज के मेरे अनुभव के संसार के बाद जो मैंने अनुभव पिछले 3-4 महीने के अंदर आए, उसमें मंत्र के अनुभव मेरे बदलाव आया। अब मंत्र कहानी को मैं पहले की तरह देख नहीं सकता, वो हमेशा जब भी देखूंगा मुझे प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो उनका पूरा तंत्र है, जो फार्मा कंपनियों का पूरा शोषण तंत्र, वो याद आएगा कि वहाँ पर किस तरह गरीबी और अमीर का भेदभाव होता है। तो इसी तरह की जो कहानियाँ हैं
प्रेमचंद आपको लगातार नए अर्थ देते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी प्रेमचंद की सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है। तो प्रेमचंद की कहानियों को इसलिए मैंने अडेप्टेशन कम किया है, मैंने उनको सीधे ज़्यादा किया है। सिवाय मोटेराम का सत्याग्रह के जो उनकी कहानी है उनको भी हबीब साहब ने और सफदर हाशमी ने अडेप्टेशन किया था। तो उसके अलावा मैंने ज़्यादा अडेप्टेशन नहीं किए हैं। और वो मोटेराम का सत्याग्रह भी मजहब और राजनीति का जो तालमेल है, उनके जो गठबंधन है, उस पर सबसे बड़ा व्यंग है। और उससे बड़ा व्यंग जो है मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं, दोनों गठबंधन पर मुझे नहीं मिला। तो ये मुझे लगता है कि नए अर्थ देने की ताकत प्रेमचंद के अंदर है। और वही बार बार इसलिए प्रेमचंद को जितने मर्जी लोग नकारते रहें, जितनी मर्जी बातें करते रहें, अपने अपने खाचों में से फिट करने की कोशिश करते रहें, लेकिन प्रेमचंद जो है लोग दिल में थे और रहेंगे। प्रेमचंद ने प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना, काम बड़े दुस्साहस का था लेकिन साहस लिया जता, ज्ञानी श्रोता माफ करेंगे ज्ञानी श्रोता माफ करेंगे, करते बिरती शीश नवाए, अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए, अनदेखी कर देना भाई हो, अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए, अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना, कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना, कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना, कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना। अरविंद जी, प्रेमचंद जब लिख रहे थे, यानी वो जो दौर था वो आज़ादी के आंदोलन का दौर था। उस वक्त उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में तब की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों की झलक थी। इतने सालों के बाद जब हम आज प्रेमचंद को याद करते हैं, उनकी कहानियों पर नाटक करते हैं, तो उसमें क्या हमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको किस तरह से इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है? आपको क्या ऐसा लगता है? प्रेमचंद ने समाज के हर रंग को, हर विषय को अपनी कहानी में समावेश किया है। चाहे राजनीति और धर्म के संबंध हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे छोटे छोटे घरों के सवाल हों, समाज के सवालों के कहानियों में दिखाई देते हैं। और इसलिए वो कहानियाँ आज भी रंगकर्मियों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है और उनको अपनी सी लगती हैं। जैसे प्रेमचंद की जो सबसे ज़्यादा चर्चित कहानियाँ मंच पर आई हैं, उसमें मोटेराम का सत्याग्रह तो पूरा नाटक ही है, जिसको हबीब तनवीर साहब और सफदर हाशमी ने अडेप्टेशन के बाद उसको किया और उसको अस्मिता थिएटर आज भी लगातार करता है। पंच परमेश्वर जैसी कहानी कि न्याय क्या होना चाहिए, उससे बेहतर कहानी मुझे पूरे कहानी के संसार में नहीं दिखाई देती है, जो बात करती है कि क्या बिगाड़ के भय से तुम न्याय की बात नहीं करोगे। तो प्रेमचंद की कहानियों के जो वाक्य हैं वो बहुत ही ज़िंदगी के बहुत निकट मुझे लगते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ बार बार हम लोग करते हैं। अस्मिता थिएटर में तो हमने एक्टरों का जो प्रशिक्षण है वो प्रेमचंद के माध्यम से होता है। नए आने वाले अभिनेताओं को हम 1 महीना प्रेमचंद ही पढ़वाते हैं और प्रेमचंद की कहानियों को उनको क्लासरूम में प्रोडक्शन करवाते हैं, ताकि उनको पता लगे कि जो हमारा आदर्श के साथ हमारा यथार्थवाद है कि हम सब बात करते हैं कि अब आप रियलिस्टिक कहानियाँ देखिए, आप समाज में का साहित्य रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थ, लेकिन यथार्थ के साथ उसमें उसका शक्ल क्या हो, हम चाहते क्या है, प्रेमचंद इनके आंसर देता है। प्रेमचंद की सारी कहानियाँ ले लीजिए, चाहे कफन लीजिए, मोटेराम का सत्याग्रह भी, सतगति, निर्मला, यहाँ तक कि आप बूढ़ी काकी, गबन और उनकी कहानी मिस पद्मा, हम आज उस कहानी को देखें तो वो बहुत ही महिलावादी दृष्टिकोण से बहुत ही पावरफुल कहानी है। तो इस तरह की उनकी सारी कहानियों में एक नई चीज़ मिलती है जो हमें एक नयापन देती है। और सबसे बड़ी बात है उनकी कहानियाँ बहुत ही नाटकीय हैं। चाहे नमक का दरोगा लीजिए, अंत में आते आते कहानी पूरा पलट जाती है। तो नाटकीयता उनकी कहानियों का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसलिए बार बार हमें लगता है कि आप प्रेमचंद को पढ़िए, करिए और समझने के स्तर पर, ज़िंदगी को समझने के स्तर पर भी प्रेमचंद बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हमेशा लगते रहे।
मेरे दादाजी ने प्रेमचंद को पढ़ा, मेरे पिताजी ने प्रेमचंद को पढ़ा, मैं प्रेमचंद पढ़ रहा हूँ, मेरी बेटियाँ प्रेमचंद पढ़ रही हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रेमचंद कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट तो होता है। और आप अपने रिजेक्ट जैसे करना चाहें, आपने अपने मापदंड है आपके, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ज़िंदगी से आपको जोड़ता है। और यही प्रेमचंद की ताकत है कि रंगकर्मी बार बार प्रेमचंद के पास जाते हैं और वहाँ पर सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंसा परमो धर्म, मज़हब के ऊपर इससे बेहतर कहानी मैंने नहीं पढ़ी है। मैं बार बार उस कहानी को पढ़ता हूँ और उस कहानी को मैंने सैकड़ों बार अपने क्लासरूम प्रोडक्शन में किया है। नुक्कड़ नाटक जननाट्य मंच ने भी उसमें किया था। तो ये कहानी ऐसी है जो मज़हब के दोनों पक्षों को दिखाते हुए अंततः आपको मजबूर करती है कि सही क्या है गलत क्या, आप देखिए। ये कहानी प्रेमचंद को कबीर के पास लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर कांकड़ पाथर जोड़ी के मजले बनाए, तापे बाग दे भैरा हुआ खुदाए, या फिर पाथर पूजे हरि मिले तुम्हें पूज पहाड़। तो ये पूरा जो कबीर का पूरा एक जो दृष्टिकोण है, वही कहानी हिंसा परमो धर्म में मुझे प्रेमचंद का चंद्र दिखाई देता है। तो प्रेमचंद ऐसे कहानीकार हैं जो आपको रोज़ाना नई चीज़ें उनके अंदर मिलती है। जब भी मैं बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें कुछ नयापन मिलता है। ये कफन कहानी को मैं कल ही पढ़ रहा था, तो उसमें किस तरह से हमारे संबंध निर्धारित होते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं। उसकी पत्नी अंदर जो मर रही है और वो बाहर जो सिर्फ एक आलू के आसपास बैठे हुए हैं। ये ऐसी जो कहानियाँ हैं, मतलब बड़े भाई साहब हमारे अपने घरों की कहानियाँ हैं जो हमें कहीं ना कहीं बचपन से हमें घरों में पूरा एक शिक्षा मिलती है, चीज़ें मिलती हैं जो हमारे आगे तक जाती है। एक सब प्यार की कहानी है, संबंधों की कहानी है, एक हमारे कंसर्ट की कहानी, हम कैसे दूसरी अपने से छोटे के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है। फिर शिक्षा को लेकर भी उसमें जो व्यंग है वो भी एक अपने आप में अद्भुत है। तो ये प्रेमचंद आपको बार बार अपने समाज के पास, आपके पास लेकर आते हैं और बताते हैं कि सही क्या गलत क्या है। इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। आपने बहुत सारी बातें प्रेमचंद की कहानियों पर बताई और उनकी ढेर सारी कहानियों की चर्चा की, और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपकी बातें उनको समझ में आई होंगी कि आज के दौर में प्रेमचंद कैसे रिलेवेंट हैं, कम से कम रंगमंच के क्षेत्र में। और हम अपने दर्शकों से ये बताएं कि जो हमारी ये सीरीज़ है लंबे समय से चल तो रही है, लेकिन आगे हम इस तरह की और भी ढेर सारी सीरीज़ आपके सामने लेकर के आएंगे, कुछ साहित्यकारों पर, उनकी शख्सियतों पर और उनके कामकाज पर एक विश्लेषण करेंगे। हर एंगल से, हर पहलू से उन्हें जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सात रंग की इस मुहिम को पसंद करेंगे और आप हमें अपना सुझाव भी ज़रूर देंगे। हमारे चैनल सात रंग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम अपनी इस मुहिम को आगे तक ले जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया और अगली बार के लिए नमस्कार।